एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया रिलीज हो चुकी है और उसके रिलीज होने के बाद आपके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या हमें ये मूवी देखने जाना चाहिए? क्या फेज 4 की शुरुआत एक तगड़े तरीके से की गई है, या फिर रोटेन टोमेटोज पे जिसको इतनी घटिया रेटिंग मिली थी, क्या ये सच में है वही डिजर्व करती है? तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको आज मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू के अंदर मिल ही जाएंगे। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के ऊपर एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। और मैं अपनी सारी की सारी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर एक तरह का मेरा सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन भी होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी भी मूवी देख के निकल के घर आया हूँ और सीधा वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस पूरी की पूरी मूवी की हाइप की बात करूं कि मुझे पर्सनली इस मूवी का कितना ज़्यादा हाइप था और मैं इसका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो सरप्राइजिंगली कि मुझे इसका बिल्कुल भी हाइप नहीं था। मार्वल का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चलते हुए आ रहा है, उसकी 3-4 मूवीज़ का, उसके टीवी शोज़ का, तो उसके हिसाब से मैंने इससे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो रखी थी। मैं ये सोच के गया था कि अगर ये मूवी डब्बा भी निकलेगी तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सोच के वही जा रहा हूँ। और शायद इसी वजह से मैंने इस मूवी को हद से ज़्यादा इंजॉय कर लिया जितना मैंने सोचा नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम इस मूवी की डायरेक्शन के ऊपर बात करें, क्योंकि इस मूवी को भी उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा है जिन्होंने इसकी पिछली 2 मूवीज़ को डायरेक्ट किया था, और आपको उनकी डायरेक्शन हर तरफ नजर आ रही होगी। आपको देख के ही लगेगा कि ये एक एंटमैन मूवी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बात करूँ जिन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस को दिया है, तो उनमें सबसे ऊपर मैं नाम रखना चाहूँगा पाउल रड का, यानी हमारा स्कॉट लैंग एंटमैन। उन्होंने इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर ऑडियंस को एक साथ जोड़ के रखा। यहाँ पे जो ह्यूमर डाला गया था, और खासकर एंटमैन का जो ह्यूमर था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमें यहाँ पे वो क्रिंजी जोक्स देखने को नहीं मिले जो कि हमने थॉर लव एंड थंडर के अंदर देखे थे, जो कि सीरियस मोमेंट के अंदर भी जोक्स डाल दिए गए थे, और बिल्कुल ऐसे जोक्स जिसके ऊपर हंसी भी नहीं आ रही थी। लेकिन इस मूवी के अंदर जो भी जोक्स थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगे, और लिटरली पूरा का पूरा हॉल हंस रहा था। अब वो बात अलग है कि हॉल के अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे जितना पहले कभी हुआ करते थे। अगर हम यहाँ पे एवेंजेलिन लिली की बात करें जिन्होंने वास्प का रोल प्ले किया है, तो वो भी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर ठीक ठाक थी। होप वैन डाइन, इसके अलावा हमारे पास माइकल डगलस के जो ओरिजिनल एंटमैन है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर दी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यू कमर्स भी थे, जिसके अंदर केसी लैंग के रोल के अंदर हमें एक नई एक्ट्रेस नजर आई थी, और उन्होंने भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दी है। कुछ ऐसा नहीं जिसके ऊपर खास करके बात करी जाए। लेकिन बात अगर करनी है तो हम करेंगे अपना कैंग द कॉन्करर यानी जोनाथन मेजर्स के ऊपर, जो कि इस पूरी की पूरी मूवी की मेन हाईलाइट थी, और किस तरीके से ये मूवी फ्यूचर एमसीयू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कैंग द कॉन्करर को इसके अंदर दिखाया जा रहा था, जो कि कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट ओजी विलन ओपी विलन है, जो कि एवेंजर्स से बार बार लड़ चुका है। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जो उसका इंट्रोडक्शन था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जोनाथन मेजर्स ने इस कैरेक्टर को बहुत शानदार तरीके से पोर्ट्रे किया स्क्रीन के ऊपर। उनके चेहरे के ऊपर, उनकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर ये बात नज़र आ रही थी कि कैंग का खौफ क्या है, कैंग अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कांड कर चुका है, वो उसकी बातों से झलक रहा था। सच में कैंग द फकिंग कॉन्करर को मैंने इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा। इसी के अलावा अगर मूवी की स्टोरी के ऊपर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मार्वल की पिछली 4-5 मूवीज़ को देखते हुए जहाँ पे हमें स्टोरी के अंदर कोई बड़े ट्विस्ट और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो इस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं था। मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नज़र आई है, यहाँ तक कि मैंने अपनी कुछ फैन थ्योरीज आपके साथ शेयर करी थी ट्रेलर्स के अंदर, वो मुझे सब की सब यहाँ पे सही होते हुए नज़र आ गई हैं। मतलब अगर आपने मेरे ट्रेलर ब्रेकडाउन को देखा हुआ है, मेरी कुछ फैन थ्योरीज के ऊपर बातचीत को सुना हुआ है, कैंग द कॉन्करर की कुछ वीडियोज़ देखी हुई हैं, तो आपको इस पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर से हमारे ऊपर आ रहा हो और हमें समझने की ज़रूरत पड़े। कैंग द कॉन्करर को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से मज़ा नहीं आया जितना मैं सोच के गया था। इसके अलावा अगर इसकी CGI की बात करें तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये पहली शायद मूवी होगी जिसको मैंने 3D के अंदर हद से ज़्यादा एंजॉय करा है। पूरी की पूरी क्वांटम रेलम के जो सारे के सारे क्रिएचर्स थे, उसकी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था, वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने यहाँ पे दिखाया, और ऐसा नहीं लगा कहीं से भी कि ये मार्वल की लो बजट मूवीज़ में से एक है। फिर जब CGI की बात हम कर ही रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे एक्शन सीक्वेंसेस का आता है। एक्शन सीक्वेंसेस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं ये कहूँगा कि एंटमैन के जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं मुझे हमेशा से MCU के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और यूनिक नज़र आते हैं, और उनके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर भी एक्शन सीक्वेंसेस एंटमैन के, जायंट मैन के, सबके बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए। उनके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी की गई थी, उनकी जो CGI थी, वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि आपको उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्शन के हवाले से मैं कहूँगा कि मूवी अच्छी खासी पैक थी, और खासकर एक एंटमैन की मूवी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि मैं अब तक इस पूरी की पूरी आधी वीडियो के अंदर सिर्फ इसकी तारीफ़ें ही किया जा रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, मूवी के अंदर कुछ बड़ी बड़ी खामियां मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैंग द कॉन्करर को दिखाया अच्छे तरीके से, लेकिन उसको सेटअप जो किया गया है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं किया, क्योंकि अब स्पॉयलर्स के अंदर हम बजा नहीं सकते, तो मैं आपके साथ डिस्कस खुल के नहीं कर सकता हूँ। तो उसको मैं अपनी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में आपके साथ ज़्यादा डिटेल में
हूँ जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि किस तरीके से इस मूवी की स्टोरी, वो भी इसका एक वीक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार मुझे नहीं लगी। मैंने जैसा कि कहा कि अगर आपने ट्रेलर्स वगैरह को देखा हुआ है तो आपको ये मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नज़र आ रही होगी। इसी के अलावा हम यहाँ पे इसको अब तक सिर्फ एक एंडमैन मूवी के हिसाब से मैं इसका रिव्यू आपको दे रहा था, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये मूवी जो है फेज 5 की स्टार्टिंग मूवी है, जो कि कैंग डायनेस्टी को डायरेक्टली जो है एक पुश स्टार्ट देने वाली थी। तो उस हिसाब से ये मूवी कैसी थी, तो मैं कहूँगा कि ये उस हिसाब से मूवी बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर थी। मतलब फेज 5 की स्टार्टिंग के लिए एक ऐसा धमाका होना चाहिए था जो कि मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, और वो मुझे इस मूवी के अंदर नहीं नजर आया। ये मूवी एंडमैन मूवी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, लेकिन एज अ होल एमसीयू अगर हम देखें कि ये मूवी कैंग डायनेस्टी को जाके सीधा पुश कर रही थी, तो वो पुश मुझे नज़र नहीं आया। और मुझे लगता है कि शायद अगर उनको कैंग डायनेस्टी के लिए हमारा हाइप बढ़ाना है तो उनको इस मूवी से ज़्यादा कुछ बेहतर करना होगा अपने अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस मूवी के जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और अगर आप इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को ही देख लें जाके सिर्फ, तो आपको आधे से ज़्यादा मूवी की स्टोरी समझ में आ जाएगी। मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन्स और इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए। और मैं ये कहूँगा कि इस मूवी से मुझे फेज 5 का हाइप तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। कैंग के हवाले से अगर आप पूछेंगे कि मेरा हाइप इस मूवी को देखने के बाद कितना बड़ा है और मैं कैंग डायनेस्टी में क्या एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं कैंग के लिए पहले 50% हाइप था तो अब शायद 70% हाइप हो गया हूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा हाइप कैंग के हवाले से और नहीं बन पाया। तो अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम यानी कि हमारी रेटिंग्स की। अब रेटिंग्स को जैसा कि आपको पता ही है कि रोटेन टोमेटोज़ के ऊपर इसको 50-60% इस वक्त मिली हुई है, और अभी क्योंकि अभी रेटिंग मिलना शुरू हुई है तो ऑडियंस स्कोर के साथ इसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी। और अगर IMDb में भी अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो उसको 10 आउट ऑफ जो है 6.6 रेटिंग दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एक MCU की मूवी के हिसाब से, और एक ऐसी मूवी जो कि सीधा एक एवेंजर्स मूवी को पुश कर रही थी, फेज 5 की शुरुआत कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये रेटिंग जस्टिफाइबल नज़र आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि क्यों क्रिटिक्स ने इसको इतने ज़्यादा कम नंबर दिए हैं, क्योंकि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप एक MCU फ़ैन हैं, आप अगर MCU की पिछली 30-40 जो मूवीज़ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं उनको देख के जा रहे हैं, तो आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आपको नजर आएंगे एंटमैन के कैरेक्टर के हवाले से। लेकिन अगर आप एक न्यू मूवी गोअर हैं जो कि अचानक चले गए एंटमैन देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर, तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, और शायद यही सबसे बड़ी वजह कि क्रिटिक्स ने इसको इतने ज़्यादा कम नंबर दिए हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे मेरी रेटिंग पूछेंगे तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 6.5 रेट करना चाहूँगा। अब मेरे हिसाब से 6.5 जो मैं इस मूवी को रेटिंग दे रहा हूँ वो मेरा एक ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मैं इसको सिर्फ एक एंटमैन मूवी के हिसाब से नहीं देखूंगा, मैं इसको MCU के फेज 5 के स्टार्टर मूवी के हिसाब से देखूंगा, जो कि MCU का पूरी की पूरी अगला सागा जो होने वाला है हमारे पास मल्टीवर्स का, उसकी एक शुरुआत थी। तो उस हिसाब से ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, और इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता था और भी कुछ बेहतर चीज़ें करके, कुछ अच्छे कैमियोज़ वगैरह ऐड करके, जो कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को कहूँगा कि मिस किया है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये मूवी इंजॉयबल नहीं है। मैं इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरटेन रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जोक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। स्कॉट लैंग की परफॉर्मेंस मज़ेदार किस्म की थी। कैंग के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे जिसमें मैं अब आपके साथ स्पॉइलर कैटेगरी में ज़्यादा डिस्कस करूंगा कि किस वजह से मैं इतना लेट डाउन हो रहा हूं, क्योंकि उसको कहीं पे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया और कहीं पे उसको बिल्कुल ही जो है लाचार दिखा दिया गया, और ये पावर सेट जो है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ मूवी की एक लेजी राइटिंग्स में से एक है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के रिव्यू को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से कहूँगा कि अगर हम इसको एंटमैन मूवी के हिसाब से देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि इसकी ट्रिलॉजी का पार्ट है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मूवी है, और एंटमैन को इससे ज़्यादा बेहतर शायद और मूवी मिल नहीं सकती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक कैंग की मूवी होने वाली थी, ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को पुश करने वाली थी, ये फेज 5 की जो है एक स्टार्टर मूवी थी, जो कि सारी की सारी आगे आने वाली मूवीज़ का हाइप बनाने का काम करने वाली थी, तो उस हिसाब से इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी, और ये वो रोल पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन ऑल दो इन सारी की सारी खामियों के बावजूद भी अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो आप इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे, एंड मेक श्योर कि आप इसके दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू पसंद आया होगा, और ऐसी बात है तो आप लोग कमेंट डाउन करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम अपने चैनल के ऊपर कुछ स्पॉयलर्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हम इसकी एंडिंग, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स और कैंग के हवाले से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।